So, good morning to all. We have started looking some of the important points of chapter Nationalism in India, and today we will continue it. Yesterday we have seen point A, and in point B we covered up to point number 10. The PDF which I have provided you, I am going through that, and today we will move from B, point number 11. So let's see, जो PDF मैंने आपको प्रोवाइड किया है थ्रू व्हाट्सएप, उसका बी का पॉइंट नंबर 11, तो देखो पॉइंट नंबर 11, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अब यह जो है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, यह अंग्रेजों की देन थी और उन्होंने ये कानून विशेष रूप से प्लांटेशन वर्कर्स को प्लांटेशन एरिया में रोकने के लिए लाया था। अंग्रेजों का यह कानून प्लांटेशन वर्कर्स को प्लांटेशन एरिया में रोकने वाला कानून था। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार वर्कर्स वेर not permitted to leave the tea garden। इस कानून के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार जो प्लांटेशन वर्कर हैं उनको चाय के बागान छोड़ करके बिना परमिशन के जाने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब एक बार जो प्लांटेशन वर्कर हो गया, टी गार्डन के एरिया में आ गया, तो वह वहां से बिना परमिशन के नहीं जाएगा। और होता था, इन फैक्ट दे वेर रेयरली गिवन सच परमिशन। शायद ही किसी प्लांटेशन वर्कर को परमिशन मिलता था। तो अंग्रेजों के लिए टी प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अंग्रेजों को चाय पीने की आदत थी, वे चाय का बिजनेस भी दुनिया में करते थे और उसमें जो भारत के चाय बागान थे उसकी बड़ी हिस्सेदारी थी। तो अंग्रेज यहाँ के वर्क फोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये कानून लेकर के आए कि यहाँ के वर्क फोर्स को एक्सप्लॉइट करके उनका टी का प्रोडक्शन बना रहे, इंक्रीज करता रहे। तो खैर वो तो एक्स्ट्रा बातें हो गई। आपको इतना जानना है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट अंग्रेजों ने 1859 में लाया। यह विशेष रूप से प्लांटेशन वर्कर के लिए था कि प्लांटेशन वर्कर प्लांटेशन एरिया को, विशेष रूप से चाय के बागानों को छोड़ करके बिना परमिशन के वहां से नहीं जा सकते थे। और होता यह था हकीकत में कि शायद ही किसी 100 में से शायद किसी एक वर्कर को परमिशन मिलता था कि हाँ जाओ 10 दिन छुट्टी ले लो, घर से घूम करके आओ। ना पॉइंट नंबर 12, CR दास मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ काउंसिल पॉलिटिक्स। कांग्रेस के अंदर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन उन्होंने किया चुनाव लड़ने के लिए कि कांग्रेस तो चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, लीडर्स उसके निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं। तो उन्होंने यह आर्गुमेंट रखा CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कि हमें चुनाव में जाना चाहिए और उसके लिए स्वराज पार्टी
का उन्होंने गठन किया। तो ये भी प्रश्न अक्सर आता है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास, मोतीलाल नेहरू ने, दोनों संयुक्त रूप से। इन दिसंबर 1929, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब आपके सामने है, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस की मीटिंग हुई। जो एनुअल मीटिंग कांग्रेस की होती है उस साल लाहौर में हुई, और अध्यक्ष थे, हर मीटिंग का एक अध्यक्ष बनाया जाता है, होता है। तो लाहौर जो मीटिंग हुई 1929 में कांग्रेस की, उसके लीडर थे, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और 1929 लाहौर सेशन में यह डिसीजन लिया गया कि अब भारतीय अंग्रेजों के सामने केवल एक डिमांड रखते हैं, और वह है पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। और साथ में एक और रिजोल्यूशन को अपनाया गया कि 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930, ये 29 दिसंबर हो रहा है, तो एक महीना के बाद 1930 के 26 जनवरी को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। तो याद रखिएगा, लाहौर सेशन में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। नंबर एक, कांग्रेस और भारतीय लोग अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज का डिमांड करते हैं। दूसरी बात, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का शपथ लिया जाएगा। द इमेज ऑफ भारत माता, नेक्स्ट पॉइंट, आपने चैप्टर 1 में देखा, राष्ट्र का मूर्त रूप, पर्सनलाइजेशन ऑफ कंट्री। तो भारत जो हमारा भूभाग है उसको हम माँ के रूप में देखते हैं। जो हमारी संस्कृति है, हम उस भूमि को, जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार हम भूमि को माँ के रूप में देखते हैं। तो राष्ट्र को हमने भारत माता के रूप में हम देखते हैं। भारत माता के रूप में स्कॉलर्स ने, पेंटर्स ने इस भूभाग को चित्रित किया है। भारत माता का इमेज सबसे पहले वर्णन के रूप में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएट किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, इन्होंने सॉन्ग लिखा वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम सॉन्ग में जो यह धरा है उसका गुणगान किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। यह वंदे मातरम सॉन्ग नॉवल आनंद मठ का हिस्सा बनता है। नॉवेल का नाम है आनंद मठ। तो वंदे मातरम सॉन्ग आनंद मठ नामक नॉवेल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही उसको सम्मिलित करते हैं। लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल। इन हिज नॉवेल, किसका नॉवेल में? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। तो वंदे मातरम सॉन्ग और के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हुए, और आनंद मठ उपन्यास, तो उस उपन्यास में ये सॉन्ग है। सन्यासियों के द्वारा उस आनंद मठ में सन्यासी आंदोलन का एक जिक्र है, और सन्यासी आंदोलन के दौरान यह गीत को गाते हैं। यह कुछ कुछ आपको याद दिलाता है मार्शली का, मार्शलिस, जो नेशनल एंथम आज के डेट में है, और ये गाया गया फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। तो भारत में वंदे मातरम बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहीं कहीं आप चट्टोपाध्याय की जगह चटर्जी शब्द भी देखोगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कुछ लोग चट्टोपाध्याय करते हैं, कोई चटर्जी भी यूज करते हैं। जैसे बिहार वाले एरिया में कोई मिश्रा लिख दिया, कोई मिश्र केवल लिखा, तो वही हल्का फल्का ये फर्क आपको इसमें है। नंबर 15, 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज फ्लैग बनाया। स्वराज फ्लैग, और फिर बाद में चलते चलते जो आज का ध्वज हमारा है वह रूप में आया। तो स्वराज फ्लैग गांधी के द्वारा बनाया गया। उसमें 3 कलर का यूज हुआ था, रेड, ग्रीन, व्हाइट, और बीच में गांधी जी का चरखा का प्रतीक चिन्ह भी था, स्पाइनिंग व्हील। वह जो चरखा है गांधी जी ने उसको
सेल्फ हेल्प और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रतीक चिन्ह उन्होंने माना कि खुद के लिए रोजगार जनरेट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन आंसर। तो फिर बताता चलूं बच्चों, जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, उस सेंटेंस को आपको समझना है और याद करना। ये महत्वपूर्ण सेंटेंस है, इससे 2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 1 नंबर के प्रश्न भी कई बार बने हैं, या 3 नंबर के प्रश्न में किसी 2 और 3 पॉइंट्स को आप जोड़ करके लिख सकते हो। तो इन पॉइंट्स को याद करो और इनको समझो भी कि इनके मीनिंग क्या हुआ। नाउ क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले एनसीईआरटी के प्रश्न को ही जगह मिली है। पहला प्रश्न देखो, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का ग्रोथ जो है इन कॉलोनीज, जो गुलाम देश हैं, जो गुलाम राज्य रहे, उनमें नेशनलिज्म जो है वो लिंक है, किससे लिंक है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। तो ऐसा क्यों? हमारे देश में भी हिस्टोरियन यह लिखते हैं, कुछ लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अलग बात है, लेकिन इस किताब में भी बताया गया कि भारत और गुलाम देशों में राष्ट्रवाद मॉडर्न टाइम में वह विदेशी ताकत से लड़ते लड़ते आई। तो इसी को प्रश्न बना दिया है, वाई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो इसका कारण क्या है? अब देखो, कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन मतलब गुलाम करना। तो जो गुलाम करने की परंपरा हुई कॉलोनियल पावर की, तो कोलोनाइजेशन ने बैडली इफेक्ट किया लोगों की आजादी को, लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन को, कल्चर को, डिग्निटी को, और दूसरे और भी मान प्रतिष्ठा वाले विषयों को। तो लोगों का फ्रीडम कम हो गया या खत्म हो गया, इकोनॉमी पर मार पड़ गई, एक्सप्लॉयटेशन हुआ विदेशियों के द्वारा, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे जो भी मुल्क हो जो गुलाम रहे, या पोलैंड हो। कल्चर पर हमला हुआ, मान प्रतिष्ठा पर हमला हुआ। तो निश्चित तौर से लोग जो है विदेशी ताकत के विरुद्ध सोचेंगे कि इन्होंने तो बहुत नुकसान किया, इन्हें हटना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कोलोनियलिज्म, जो विदेशी ताकत है और वह सोच है कि कब्जा करके रखना है, उससे स्ट्रगल करने के दौरान हमने आपस में यूनिटी को डिस्कवर किया, हमने आपस के यूनिटी को डिस्कवर किया कि तुम भी सफर कर रहे हो, मैं भी सफर कर रहा हूं, हमारी संस्कृति एक है। जब एक दूसरे की तरफ हम देखना शुरू किए तो देखें, अरे ये भी पूजा पद्धति एक जैसा है, हम एक लंबा इतिहास शेयर करते हैं। तो इस तरह से यूनिटी के पॉइंट्स को हमने डिस्कवर किया। फिर हमने ध्वज बनाया, उस ध्वज को सबने अपनाया। तो इस तरह से यूनिटी को डिस्कवर किया गया, विदेशी ताकत से लड़ते लड़ते, उस सोच से लड़ते लड़ते जो गुलाम बनाई हुई थी। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कोलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड, और जो वह सेंस था, विचार था, सोच थी, समझ थी कि हम लोग को ठीक है दबा करके रखा गया, हम लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसने एक बॉन्ड टाई अप किया। ठीक है, सबको एक बॉन्ड में बांधा, डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर, एंड दिस रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट आइडिया। और जब अलग अलग ग्रुप समाज के एक सूत्र में बंटना शुरू हुए, तो एक सूत्र में बंधना, राष्ट्र के विषय में सोचना, वही नेशनलिज्म है। तो इस तरह से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल, कॉलोनियल पावर के विरुद्ध जो आंदोलन था, उससे नेशनलिज्म का विकास हुआ, नेशनलिस्ट आइडिया का विकास हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भारत का जो नेशनल मूवमेंट है उसको कैसे मदद मिला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, देखते हैं।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नेशनल मूवमेंट को ग्रो किया। नंबर 1, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वार के चलते नई आर्थिक और राजनीतिक माहौल बना, आर्थिक भी बना और राजनीतिक माहौल भी बना। अगर इसमें जोड़ा जा सके तो यह भी जोड़ा जा सकता है विद इन द कंट्री एंड ऑन इंटरनेशनल स्टेज आल्सो। देशों के अंदर, भारत के अंदर भी नई आर्थिक स्थिति उपजी और पॉलिटिकल सिचुएशन उपजा। सेकेंड पॉइंट, इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब जो कॉलोनियल पावर थे उनका डिफेंस में एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उनको नए नए हथियारों की जरूरत पड़ी, नई इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी, दूसरे आपको एसेसरीज की जरूरत पड़ी, तो पैसा उसमें लगा। और पैसा लगा तो उन्होंने जो उनके अधीन राष्ट्र थे उसको उन्होंने टारगेट किया कि यहां से पैसा निकालना है। विच वॉज फाइनेंस्ड बाई वॉर लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस। तो जो सरकार थी और हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों ने हमको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, अंग्रेजों ने वॉर लोन लिया और वो सब लोन ब्रिटिश, जो हिंदुस्तान में ब्रिटिश अथॉरिटी थी उन्होंने लिया, तो उसका भार हम लोग पे भी पड़ा। इंक्रीजिंग टैक्सेस, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटीज वेर रेज्ड, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया कि इतना इनकम है जिसका वो टैक्स दो अलग से। थ्रू द वार इयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड। तो इकोनॉमिक मार तो जो है वो पड़ रहा था, डर रहा था लोगों पर, जो पैसे वाले थे, थोड़ा पैसा वगैरह था। दूसरे लोगों पर भी इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ रहा था। अब जैसे चीजों के दाम दोगुने तिगुने हो गए, इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 18। 1913 और 18 के बीच में चीजों के दाम दुगने हो गए। एक एग्जांपल स्वरूप बता रहे हैं, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है। मान लो अगर 1 पैसा का 1 किलो आटा मिलता होगा तो 2 पैसे का हो गया। अब तुम लोग 1 पैसा सोच करके सोचोगे 1 पैसा, तो 1 पैसा का महत्व है उस समय में वैसा ही था जैसा आज के रेट में 100 रुपया या 200 रुपया का महत्व है। 1 पैसा का 10 रुपया 20 रुपया बहुतों को सैलरी मिलती थी और अच्छी सैलरी उस समय होती थी। तो चीजों के दाम बढ़ गए। तो अगर चीजों के दाम बढ़ते हैं, प्राइस राइस होता है, आज भी देखते हो, तो लोग गवर्नमेंट के विरुद्ध होते हैं। तो वो तो विदेशी सरकार थी, एक ये भी माहौल था। विलेजेस वेर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर, ये एक विशेष कारण था। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जो हम लोगों ने टर्म्स टू लर्न में देखा। तो गांव जो है उन पर दबाव पड़ा सोल्जर्स को सप्लाई करने का। फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ, जबरदस्ती युवाओं को ग्रामीण इलाकों से सेना में भर्ती किया गया। वो कहाँ लड़ रहे हैं, परिवार वालों को कोई खबर नहीं। तो ऐसे परिवारों में गुस्सा था कि कहाँ ले गया मेरा बच्चा को, जबरदस्ती ले गया। और एक और बात कि 1918, 1920, 21 के दौरान क्रॉप जो है वो फेल हो गया, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हुआ। और तो और महामारी वगैरह भी फैली हुई थी। तो लोगों को यह उम्मीद था कि चलो ठीक है, अभी तकलीफ है, जब युद्ध समाप्त होगा तो अंग्रेज कुछ भले का काम करेंगे। पर हुआ ऐसा नहीं। तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने लोगों के क्रोध को, गुस्सा को बढ़ावा दिया और लोगों में यह भावना भी भरी गई, मतलब उस वार के सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन ने, पॉलिटिकल सिचुएशन भी उस दौरान बदला। स्वदेशी आंदोलन वगैरह की शुरुआत हुई, जिस पर लोगों को समझाया गया कि यह विदेशी शासन है, हमको अपने द्वारा बनाए हुए निर्मित चीजों का उपयोग करना चाहिए, विदेशियों का नहीं करना चाहिए, अंग्रेजों का। तो इस तरह से इकोनॉमिक पॉलिटिकल माहौल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने देश में चेंज हुआ, ये दूसरे देशों में भी चेंज हुआ था। ये
सब कुछ लगभग आप दूसरे देशों में भी उस समय देखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इंडियंस वेर आउटरीच्ड बाय द रॉयलेट एक्ट? रॉयलेट एक्ट से इंडियंस नाराज क्यों थे, क्यों क्रोध में थे, क्यों गुस्से में थे कि रॉयलेट एक्ट से? देखते हैं। रॉयलेट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि अंग्रेज कुछ बेहतरी के काम करेंगे, कुछ रिलैक्सेशन देंगे सिटीजन्स को, पर ऐसा हुआ नहीं। और तो और रॉयलेट एक्ट जल्दी जल्दी में पास किया गया। जो इंडियन मेंबर्स वहां पे थे, भारतीय सदस्य जो वहां चुन करके गए थे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्होंने विरोध किया इस कानून का, लेकिन इंडियन मेंबर्स की बात सुनी नहीं गई, बल्कि और जल्दी में पास किया गया कि जल्दी से इस कानून को पास करो और जो विरोध कर रहे हैं उनको सप्रेस करना है। हुआ क्या? इट गेव, यह जो कानून था उसमें सरकार को पावर दिया गया, अत्यधिक पावर था पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस करने का। कोई अगर आंदोलन कर रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध तो उस आंदोलन को कुचलने की शक्ति इस कानून के द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई। अब इसमें था क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर डी, अगर मान लो यह प्रश्न 2 मार्क्स में आ गया तो पॉइंट नंबर डी जरूर लिखिएगा। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी क्या बोल रहा है? इट वेयर, सॉरी, देयर वेयर प्रोविजन, इस कानून का विरोध होने का एक कारण, इंपॉर्टेंट कारण इसके प्रोविजंस थे, और प्रोविजन था अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट, किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस वाला खड़ा है, उसको मन में आया सामने वाला को गिरफ्तार कर लेगा, कोई उसको वारंट की जरूरत नहीं है, ऊपर से आदेश की जरूरत नहीं है। इतने पावर मिल गए थे पुलिस प्रशासन को। अरेस्ट विदाउट वारंट, और दूसरी बात डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। जो पॉलिटिकल कारणों से गिरफ्तार हो गए तो उनको जज के पास, कोर्ट के पास पुलिस नहीं ले जाएगी, 2 साल तक आराम से जेल में रख सकती है। तो ये जो प्रोविजन था ये विशेष रूप से गुस्सा का कारण बना। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह रही कि यह जल्दी जल्दी पास किया गया इंडियन मेंबर्स के विरोध के बावजूद। और फिर ये वाली बात, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड imprisonment for 2 years without any trial. Now question number 4, why Gandhi ji decided to withdraw non-cooperation movement? गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विथड्रॉ कर लिए? तो अगर 2 मार्क्स में यह प्रश्न आता है तब तो आपके लिए आसान है, यह बता देना कि वायलेंस हुआ था और गांधी जी वायलेंस के विरोधी थे, उनको लगा कि अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन अगर 5 मार्क्स में यह प्रश्न आ गया तब आप इन्हीं बातों को पॉइंट वाइज थोड़ा विस्तार करते हुए लिखना, देन ओनली यू विल गेट 5 out of 5 और 3 out of 3। अदरवाइज टीचर 1 नंबर या 2 नंबर बैठा देंगे। तो देखो एक प्रयास मैंने आपके सामने रखा है। द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। जो मूवमेंट था वो बहुत जगह वायलेंट उसमें हो रहा था, वायलेंस हो रहा था। सॉरी, जस्ट ए मिनट। पॉइंट नंबर 2, गांधी जी यह समझे कि सत्याग्रहियों को और ट्रेनिंग की जरूरत है, और ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो वायलेंस नहीं करे। सरकार करे, प्रशासन करे, अपनी ओर से कोई बात नहीं, हमें वायलेंस नहीं करना है। थर्ड, दिस वाज इन कंटेस्ट ऑफ इंसिडेंट इन चौरी चौरा। देखो बात वही है लेकिन आपको पूरा डिटेल में लिखो अगर 5 नंबर का है तो यह पूरा विचार किस संदर्भ में है? क्योंकि चौरी चौरा में घटना घटी थी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहां 22 पुलिसमैन को जला दिया गया। ठीक है, क्यों? पुलिस ने गोली चलाया। पुलिस ने, अब बहुत से लोग इसको जायज भी ठहराते हैं कि अगर गोली चला रहा है, डंडा मार रहा है तो क्या करें, डंडा खाते रहें। तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन गांधी जी की सोच में क्या था कि नहीं, हमको वायलेंस नहीं करना है, हम वायलेंस का राह नहीं अपनाएंगे,
सरकार को जितना अत्याचार करना है करे, गोली मारना है गोली मार दे, जेल में डाल दे, डंडा से मार दे। तो जब गांधी जी के पास चौरी चौरा की घटना की जानकारी पहुंचती है, तब उनका जो मन है, मन में तो चल ही रहा था, क्योंकि जगह जगह से हिंसा की खबरें मिल रही थी कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया, लेकिन जब चौरी चौरा की घटना की जानकारी उनको मिली तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि आंदोलन को स्थगित करने की जरूरत है। There had been disturbance in Madras, Calcutta and other places also. दूसरे जगहों पर भी, मद्रास, कलकत्ता या और अन्य जगहों पर भी डिस्टर्बेंस था, वायलेंस हो रही थी। हाँ, चौरी चौरा के लेवल की नहीं। The above factors made it clear that the country was not yet ready for mass movement. और इन घटनाओं से गांधी जी ने यह मन बना लिया कि अभी राष्ट्र जो है मास मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है, एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, वायलेंस हो जा रहा है। सो गांधी जी के प्रिंसिपल के विरुद्ध था सत्याग्रह, और नॉन वायलेंस जो गांधी जी का प्रिंसिपल था उसके विरुद्ध ये घटनाएं हो रही थी। सो दिस वाज द रीजन behind the withdrawal of non-cooperation movement. Now question number 5, what is meant by the idea of सत्याग्रह? इसको एक बार एक्सप्लेन एक संदर्भ में किया हूं, फिर करता हूं। सत्याग्रह जो गांधी जी के विचार से बाहर निकला, उनका विचार था यह, गांधी जी की प्रेरणा थी सत्याग्रह, ट्रूथ, नॉन वायलेंस। जो आइडिया है गांधी जी का सत्याग्रह का, वे सच पर जोड़ देते हैं कि अगर आप सच्चे मार्ग पर हो, ठीक है, और मार्ग हमारा सच्चा होना चाहिए, और सच्चे मार्ग पर हो, आपको सच की खोज करनी है, और बोल रहे हैं कि अगर कारण सच है, आप क्यों किसी का विरोध कर रहे हो? अगर कॉज ट्रू है, इनजस्टिस के विरुद्ध है, अन्याय के विरुद्ध आपका आंदोलन है, तब आपको फिजिकल फोर्स, शारीरिक शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, बाहरी शक्ति लगाने की जरूरी नहीं है। बाहरी शक्ति, तो बाहरी शक्ति में किसी को मुक्का मार दो, थप्पड़ मार दो, लप्पड़ मार दो, गोली चला दो, इन सबसे उनका मतलब है। तो फिजिकल फोर्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो उनका कहना था, और इस राह पर वो चले भी। टू फाइट द ऑपरेसर विदाउट सीकिंग वेंजियंस ऑफ बीइंग एग्रेसिव, कोई वैसी भावना नहीं, बदले की भावना नहीं, ना एग्रेशन हो। सत्याग्रही जो है वह बैटल जीत सकता है नॉन वायलेंस के राह से। दिस कुड बी डन, ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा होगा जो सामने अत्याचारी है उसके अंतर्मन को अपील करके। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। उनका कहना था कि जो ऑपरेसर है, जो दमन कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसको प्रसुएड किया जा सकता है सच को देखने के लिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू यूज ऑफ वायलेंस। तो गांधी जी की ये थ्योरी है, बहुत से लोग इसे सहमत नहीं होते हैं, और जरूरी भी नहीं कि 100% हम किसी की बात से सहमत हों, लेकिन गांधी जीवन भर इस राह पर चलते हुए दिखे, और उनके अनुयायी भी। तो गांधी जी का कहना था कि आप सच के राह पर है, आप ऑपरेसर को सच दिखाइए, उसको मजबूर नहीं कीजिए सच को अपनाने के लिए। अब जैसे होता है ना कि मजबूर, ठीक है, दिन है नहीं, ठीक है, बंदूक रख दिए या उसको डंडा दिखा रहे कि पीटेंगे, तो मजबूर नहीं कीजिए, आप उसको अपील कीजिए, और वो जो है उसका जो हृदय है वो सच को देखेगा, उसको मजबूर नहीं करना है। तो ऐसा उनको था कि नॉट फोर्स नहीं करना है, ठीक है, आपको शारीरिक फिजिकल एनर्जी नहीं लगानी है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्प। और का नाम था, आप जानते हो एक वाक्य भी है, सत्यमेव जयते। तो ऐसे स्ट्रगल में जो सच है अल्टीमेटली लास्ट तक उसी की विजय होती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, और इस बात को मैं मानता हूं पर्सनली,
ठीक है बच्चों, मैं पर्सनली मानता हूं, आप में से हो सकता है कोई ना माने, कोई बात नहीं, या हो सकता है आप में से कोई नहीं माने, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जो गांधी जी का यह सोच है यहाँ पर कि नॉन वायलेंस के जरिए हम इंडिया को यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि गांधी का जो सत्याग्रह है उसमें सोच है एक दूसरे के विचार को सुनने समझने का, अपनी बात को समझाइए बिना वायलेंस के। और यह जरूरी है हिंदुस्तान जैसे विशाल देश में जहाँ विविधता भरी हुई है, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, लैंग्वेज बेसिस हो, कल्चर हो, लैंग्वेज तो बोल ही दिया, ठीक है, रिलीजन हो, रीजन हो, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर साइमन कमीशन। तो जलियांवाला बाग पर न्यूज रिपोर्ट लिखना है, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, मैं बार बार बोलता हूं। और जानकारी आपको हो गई है जलियांवाला बाग मैसेकर की, 13 अप्रैल 1919 की बात है। लोग जो है वे जलियांवाला बाग में मौजूद थे बैसाखी मनाने के लिए, कुछ लोग वहां पर थे रॉयलेट एक्ट को लेकर विरोध करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। होता यह है कि ये लोग तो बाग में है, शहर से दूर है, और शहर में जो मार्शल लॉ लगा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। अब इन्हें क्या पता, जो शहर से बाहर हैं किसी ग्राउंड में, क्या पता कि शहर में क्या हो गया। एक बैग जनरल डायर आता है, उसका बहाना लेकर के, वो एक ही एंट्री और एग्जिट का पॉइंट था, घेर लिया जाता है पुलिस वालों की तरफ, गोली चलाई जाती है पुलिस की तरफ से, सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, हजारों घायल होते हैं। तो यह था जलियांवाला बाग का इंसिडेंट। इस घटना से लोगों ने काफी कुछ सीखा और यह समझा भी कि विदेशी शासन कितना अत्याचारी है। और गांधी जी कहते भी हैं कि जलियांवाला बाग जो मैसेकर है वह अंग्रेजों का क्रूर रूप सबके सामने खुलासित करता है, सबके सामने बताता है, हाउ क्रूअल द ब्रिटिशर्स आर। और एक दूसरा है साइमन कमीशन। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसका पहला सेंटेंस एक बार पढ़ देता हूं आपको। द इंडियन मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली exposed the drawbacks in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो एक ये प्रसंग है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से उसकी खामियां एक्सपोज किया इंडियन मेंबर्स ने। और दूसरी बात है कि साइमन कमीशन इंडिया आया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, द कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। पर अफसोस की बात यह था कि उसमें 7 सदस्य थे, ठीक है, और चेयरमैन थे सर साइमन कमीशन, उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। तो दिस वाज आयरनी, द कमीशन केम इंडिया टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, and in that commission there was no Indian member. So it was boycotted by all parties, near about all parties, they were all British members, सभी ब्रिटिश थे। तो इस तरह से जब वो 1928 में इंडिया आए तो उनको लोगों ने अपोज किया, गो बैक साइमन के नारे लगे, गो बैक साइमन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो भारत माता के इमेज को कंपेयर करना है। जो भारत माता का इमेज है उसको कंपेयर कीजिए जर्मेनिया से। तो जर्मेनिया कहाँ है, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में जर्मेनिया एल्लेगोरी है, मूर्त रूप है जर्मनी का, भारत माता मूर्त रूप है भारत की। तो कंपैरिजन देखते हैं। जो भारत माता जो है वह भारत राष्ट्र की प्रतीक है, जबकि जर्मेनिया जर्मनी की प्रतीक है। भारत माता का जो इमेज अवनिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया 1905 में, ठीक है, और जर्मेनिया जो है, आप देखोगे एक जगह लिखा हुआ है, फिलिप वेट ने 1848 में उस इमेज को सामने रखा। अब जो भारत माता का इमेज है, उस भारत माता को अवनिंद्रनाथ टैगोर ने साध्वी के रूप में दिखाया है। शांत मुद्रा, साध्वी है तो शांत मुद्रा में रहेगी, बिल्कुल एकदम सुसज्जित है।
ठीक है, कहीं कोई त्रुटि आप उसमें नहीं देखोगे, अच्छे से कंपोज्ड है, डिवाइन है। जो भारत माता का इमेज अब अवनींद्रनाथ टैगोर हमारे सामने रख रहे हैं, उसमें उनको डिवाइन, दैवीय, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप में हम लोग के सामने रखा गया। जबकि जर्मेनिया जो है वो जहां उनका कोई फोटोग्राफ देखोगे तो बस वो लोग केवल ब्रेवरी को उसमें दिखा रहे हैं, करेज को दिखा रहे हैं। ठीक है, एक और इमेज है भारत माता का, उसमें उनको मदर के रूप में दिखाया गया, ये ठीक है, एस्टिक है मदर को फिर। और जर्मेनिया जो है एक जगह तलवार ली हुई है अपना, वो हाथ में झंडा है और सुरक्षा की दृष्टि से उनको दिखाया गया। एक और इमेज है भारत माता का, भारत माता का अगर आप चैप्टर देखो तो दो इमेज आपको तो मुझे वहां नजर आ रहा है, दो इमेज है, और फिर लेखनी के द्वारा भी इमेज को गढ़ने का प्रयास किया गया। तो एक और जो इमेज है उसमें देखोगे भारत माता के हाथ में त्रिशूल है, ठीक है, लायन के बगल में खड़ी है, एलिफेंट भी है वहां, और लायन और एलिफेंट दोनों की बात करें तो वो पावर ऑथोरिटी का सिंबल है। जबकि एक और जो पिक्चर है जर्मनिया की, उसमें उसको दिखाया गया है, ठीक है, सनसाइन, सनसाइन है उसके बैकग्राउंड में, और नेशनल फ्लैग है। और जर्मनिया ओक लिप्स का क्राउन पहनी है, जो कि हीरोइज्म का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर में अक्सर पूछ दिया जाता है, इस बार तो 2 नंबर वाली प्रोविजन है कि ओक जो लीफ है या ओक क्राउन जो जर्मनिया पहनी है, ओक पत्ते का बना हुआ मुकुट, वह किस चीज का प्रतीक है? तो ओक जो है जर्मनी में वो हीरोइज्म का प्रतीक है। और चलते चलते फाइनल कमेंट, बोथ इमेजेस इंस्पायर्ड, ये कॉमन बात हो गई। दोनों ही इमेज, चाहे भारत माता की बात करें चाहे जर्मनिया की बात करें, वो एक नेशनलिस्ट फीलिंग हम लोगों में देती है। भारत माता का जो इमेज है वो हमें राष्ट्रीयता की भावना को बल्लवित करती है, मजबूत करती है, इनकरेज करती है। और उसी तरह से जर्मनिया जर्मनी के लोगों में जर्मन फीलिंग को एनकरेज करती है, एनहांस करती है। तो ये जो 5 पॉइंट्स थे, दीज आर द कंपैरिजन डिफरेंसेस बिटवीन द इमेज ऑफ भारत माता एंड जर्मेनिया। तो इस तरह से आपको अगर 5 मार्क्स के प्रश्न आ गए तो आपको बच्चों काफी एक्सप्लेन करते हुए लिखना होगा, ये नहीं कि केवल एक लाइन लिख दोगे तो 1 नंबर मिलेगा। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से कल पढ़ेंगे बच्चों, मीटिंग ऑलरेडी अपने आप एंड हो जाएगी। हैव अ नाइस टाइम, and if any question you can put it in WhatsApp, or you can raise hand at the start of class tomorrow. Thank you, have a nice day.